नमस्कार, आपका द क्योर चैनल में स्वागत है। पूरा विश्व इस वक्त कोरोना वायरस नाम की बीमारी से जूझ रहा है। भारत में प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और 2000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो रही है। इन्हीं सब के चलते हमारे साथ आज डॉक्टर जेपी सिंह जी मौजूद हैं। डॉक्टर जेपी सिंह जी जेपी के हॉस्पिटल्स एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर हैं और आज हमें कोविड-19 के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, किसी भी बीमारी की पहचान उसके लक्षणों से होती है, तो कोविड-19 के क्या लक्षण हैं जिसे हमें या मरीजों को पता होना चाहिए? एक कोविड वायरस इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वायरस जो एंटिटी है इसको हम ना सजीव कह सकते हैं ना निर्जीव कह सकते हैं, क्योंकि एज सच एक वायरस अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता, अपने आप ग्रो नहीं कर सकता। इसके लिए किसी न किसी सेल की जरूरत होती है जिसमें ये ग्रो कर सकता है। तो ये वायरस जो कोविड-19 है, ये विशेषकर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और ये छींकने से, खांसने से एक दूसरे में फैलता है। ध्यान रहे, ये मैन टू मैन ट्रांसमिशन है। हम में से आपको फैल सकता है, आपसे हम में फैल सकता है। और इसके जो लक्षण होते हैं ये मुख्य रूप से सिंपल, जैसे हम लोग जुकाम, खांसी जुकाम की बीमारी होती है, क्योंकि वह भी वायरल इन्फेक्शन है, कुछ इसी तरह से होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इसकी विशिष्टता है, इस पे अगर हम ध्यान करें, एक तो इस समय जो इसका एक एपिडेमिक चल रहा है या पैंडेमिक चल रहा है, ऐसे में कोई भी जुकाम या खांसी का मरीज अगर आता है तो हमें कोविड वायरस इन्फेक्शन हम सस्पेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि खांसी जुकाम के जो बीमारी होती है आमतौर से ठीक हो जाती है। ये भी आमतौर से ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हो सकते हैं और ये फैटल हो सकती है। इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। इसमें खांसी आती है, गले में दर्द होता है, कभी कभी छींकें आती हैं, इसके बाद बुखार आता है और ये लक्षण सामान्य है। और एक लक्षण जो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिकली पाया गया है कि इसमें भूख खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। दूसरा, जो गंध होती है, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, वो पेशेंट कहता है कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा। अगर ये लक्षण हैं तो हमें कोविड सस्पेक्ट करना चाहिए और उसके लिए अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद इसका टेस्ट करा के फिर यथोचित इलाज करना चाहिए। लेकिन इसमें जब थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जब फेफड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं, निमोनिया के लक्षण होते हैं, तो कभी कभी चेस्ट में पेन होता है या और भी कॉम्प्लिकेशन होने पे जैसे सिर दर्द होता है और यहाँ तक कि हार्ट भी प्रभावित हो सकता है, उस तरह से हार्ट के भी लक्षण हो सकते हैं। ये सब लक्षण होते हैं, लेकिन शुरू में जुकाम जैसे ही लक्षण होते हैं। लेकिन दो चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारी भूख खत्म हो गई और हमारे सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो गई है तो काफी कुछ चांसेस हैं कि ऐसे पेशेंट को कोरोना हो सकता है। अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक और बात बताइए, अभी आपने बताया कि कोई भी कोविड-19 का जो मरीज है डॉक्टर के पास जाता है और उसको ये लक्षण हो तो वो डॉक्टर से सलाह लेता है। क्या इस समय पैंडेमिक या एपिडेमिक के समय में क्या ये जरूरी है कि एक पेशेंट को डॉक्टर के पास ही जाना है क्लिनिक पे, तभी उसका इलाज हो सकता है या उसको दवाइयां पता चल सकती हैं? नहीं, बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये। देखें, जब इस तरह के लक्षण हों तो पहला काम तो ये जरूर करना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो उससे संपर्क करना ही चाहिए, नहीं तो डॉक्टर से फोन से हम बात कर सकते हैं
और डॉक्टर जब सलाह देता है कि नहीं ये लक्षण कोविड के हो सकते हैं तो कोविड का टेस्ट कराना चाहिए, ये तो शुरुआती दौर में कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा लक्षण मिल रहा है तो हमको ये प्रयत्न करने पे, अगर हम कुछ सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो मोटे तौर पे जन सामान्य कर सकता है। लेकिन इसके पहले मैं ये बताऊं कि चूंकि इस बीमारी फैल रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो कुछ एक प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेना ही चाहिए। हो सकता है आपके प्रश्न में भी आए वो, लेकिन मैं इस समय के हिसाब से मैं बताया देता हूं कि इस बीमारी से बचने के लिए जो चीजें कर रही हैं वो सरकार की तरफ से, बहुत सारे एनजीओ की तरफ से, इंडिविजुअल के तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन एक जो मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिवेंटिव मेजर के लिए कहा गया है, इसमें हमारे शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता, जिसको हम इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और आगे जैसे जैसे आपके प्रश्न आएंगे मैं बताऊंगा। लेकिन आजकल विटामिन सी, जैसे लिम्सी नाम से आती है, च्यूसी नाम से आती है, सक्सी नाम से गोलियां आती हैं, ये टेस्टी भी होती हैं। 500 मिलीग्राम की गोली अगर हम सुबह शाम चूसते रहें, और विटामिन डी 60,000 का कैप्सूल आता, गोली आती है, और लिक्विड आता, इंजेक्शन भी आता, हफ्ते में 1 दिन ले लिया करें, तो ये इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ये चीज हम हमेशा कर सकते हैं, और इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी नहीं है, बल्कि ये एक अवेयरनेस का एक हिस्सा हमारे होना चाहिए, ये हम ले सकते हैं। प्लस और सब एक्सरसाइज वगैरह जैसे जैसे आपके प्रश्नावली आएगी हम उसके बारे में बताते रहेंगे। तो ये हो गया कि डॉक्टर से सलाह कितना आवश्यक है, निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन अवेयरनेस के रूप में हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास बीमारी के पहले भी करते रहना चाहिए, बीमारी के दौरान भी करते रहना चाहिए, और बीमारी के बाद भी करते रहना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इम्यूनिटी तो वाकई में ही बहुत जरूरी चीज है। किसी भी छोटे बुखार में ही इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो कोविड-19 में तो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी जैसे आपने बताया कि कोई भी मरीज किसी भी डॉक्टर से फोन पे सलाह ले सकता है, तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि कोई भी मरीज जो है या तो क्लिनिक द्वारा रहा है या हॉस्पिटल में एडमिट होने चला जाता है थोड़े भी लक्षण हो। तो क्या ये जरूरी है कि आजकल कोविड पेशेंट अगर शुरुआती सिम्टम है, शुरुआती लक्षण है, तो अपने घर पे ही रहें, होम आइसोलेशन में रहें? अगर ये जरूरी है तो हमारे पेशेंट्स को बताइए कि होम आइसोलेशन क्या चीज है, उसका क्या मतलब होता है? देखिए, होम आइसोलेशन लगभग 80% केसेस में या उससे ज्यादा भी, अगर प्रॉपर तरीके से होम आइसोलेशन हो तो पेशेंट ठीक हो जाता है। क्योंकि इस बीमारी का एक एज यूजुअल स्वरूप ही है कि मेजॉरिटी में सेल्फ लिमिटिंग होता है, कुछ हम केयर करते रहें तो ये ठीक हो जाता है। अब देखिए, होम आइसोलेशन के लिए पहले तो जरूरी है कि हमको ये कंफर्म हो जाए कि हमें कोविड है कि नहीं है। अगर कोविड है तो मोडेलिटी होती है कि होम आइसोलेशन तो होना ही चाहिए। अगर हमको होम आइसोलेशन में हमें क्या क्या करना है, ये चीज थोड़ा हम समझ लें। एक तो होम आइसोलेशन के लिए एक ऐसा कमरा होना चाहिए हमारे पास जो थोड़ा सा एयरी हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, उसमें पेशेंट आराम से रहे, उसका सेपरेट टॉयलेट हो, और वो अपना खाना पीना खुद खाए, बर्तन खुद धुले और कपड़े खुद धुले, और प्रयास ये होना चाहिए कि गुनगुने पानी से नहाए। और आइसोलेशन के दौरान जब आदमी अकेला होता है तो थोड़ी बोरियत होती है, लेकिन बोरियत को दूर करने के लिए थोड़ा ये प्रयास करना चाहिए कि एक तो कुछ अच्छे लिटरेचर पढ़ें, और ऐसा साहित्य पढ़ें कि जिसमें आपको थोड़ा खुशी भी हो, कुछ आपका आध्यात्मिक उन्नयन भी हो। और एक चीज, अगर घर में कोई बच्चा है ऐसा जिसको आप पहले से उससे खेलते रहे हो,
तो वीडियो के माध्यम से, फोन के माध्यम से घर में जैसे पत्नी है या बहू है, उनसे कह दीजिए को हंसने हंसाने वाला जो दृश्य जो है बार बार आपके पास भेजता रहे। जब आप उसको देखेंगे, बच्चा किलकारी मार के हंसेगा, तो नेचुरली आपको भी खुशी होगी, आप भी स्माइल करेंगे। और ये स्माइल करना, खुश होना अपने में एक इम्यूनिटी बूस्टर का कार्य करता है। एक तो ये कर सकते हैं। अगली चीज, वहां पे अगर टीवी है तो अच्छे सीरियल देखें, और उसमें ये कोविड के बारे में जो बड़ी हॉरर एंड टेरर वाली पिक्चर आती, कितने लोगों की मौत हो गई, इतने पेशेंट हो गए, इससे मन में एक भय पैदा होता है। तो ये जो भय वाली बात है, इसको हमें दूर करना चाहिए। कारण यह है कि भय से हमको कोई भी बीमारी हो, वो जो है एक विकराल रूप ले सकती है। लेकिन अगर हमारी सोच पॉजिटिव है, हमने खुशहाली का एक वृत्ति है जो एक दिन में नहीं आती, पहले से अभ्यास से आती है, ये भी हमारे लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर का कार्य करती है। अगर इस तरह हम उस आइसोलेशन में रहते हुए इसका ध्यान दें कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो जनरली 95 से ऊपर रहता है, पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, वहां पे थर्मामीटर जरूर होना चाहिए, ये सब चीजें। और बाय द वे किसी को जाने की जरूरत पड़े तो हमेशा आपके मुंह में ये नाक और मुंह जो है फेशियल मास्क से ढके होना चाहिए, अच्छे किस्म का ढके होना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं। तो ये आप वहां पे कमरे में अगर करते रहते हैं तो आपका समय भी बड़ा कंस्ट्रक्टिवली बीतता है। और आप अगर थोड़ा सा पढ़ने की आध्यात्मिक रूप से आपकी जागृति है तो भगवान का नाम या जो भी आपका इष्ट हो उनका नाम या जप, या फिर थोड़ा सा बीच बीच में एक तरह से प्राणायाम, चाहे वो अनुलोम विलोम के रूप में हो, चाहे अपनी सांसों को पहचानने का डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें, ये सब कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा कमरे में आसपास आप टहला करें। इन सब चीजों से आपका एक तरह से प्रोटेक्शन भी होता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको सांस फूलना शुरू होती है, सांस के फूलने के अर्ली लक्षण यह है कि जैसे कुछ दूर चलने पे अगर आप कंफर्टेबल रहते हैं, अगर उसमें कोई परिवर्तन आता है कि आप जल्दी ही सांस फूलने लगती है, तो थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल आपका अगर 95 से गिरने लगता है, 93 94 आने लगता है और कंसिस्टेंटली गिरता है, तो उस समय आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तब अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के, और जो भी ऑथराइज कोविड सेंटर है वहां जाना चाहिए। ऑक्सीजन या फिर आगे का वो स्पेशलिस्ट का काम है, आपको तरह तरह की चीजें देता रहेगा। एक चीज और मैं बताऊं, होम आइसोलेशन में अपने डॉक्टर की सलाह से आप कुछ दवाएं, अगर आपको खांसी है, बुखार है, थ्रोट में डिस्कम्फर्ट है आदि आदि है, तो कुछ दवाएं सेफली इसमें प्रेस्क्राइब की जाती हैं। बहुत सारे एनजीओ इसका एक पैकेट भी बना करके सलाह देते हैं। जैसे एक एजिथ्रो 500 की एक गोली रोज, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम का एक गोली सुबह शाम, एक विटामिन ऐसी जिसमें जिंक काफी हो, जिंक वाली प्रिपरेशन बी कॉम्प्लेक्स और जिंक वाली प्रिपरेशन होनी चाहिए, विटामिन सी होनी चाहिए, और साथ में विटामिन डी, जैसा मैंने पहले बताया था, हफ्ते में 60,000 का एक कैप्सूल या गोली आप लेते रहें। पैरासीटामॉल अगर एडल्ट है तो 6.5 से जरूरत पड़ने पे 3 बार तक 4 बार तक ले सकते हैं। बुखार या सर दर्द है या बॉडी एक है, ऐसी स्थिति में आप ले सकते हैं। इसके साथ एक रेंटिडीन जो पेट की दवा होती है या पेंटाप्रोजोल होता है, इन सबको ले लें तो थोड़ा सा गैस्ट्रिक इरिटेशन अगर पैरासीटामॉल से होता है तो नहीं होता, ये चीजें ले सकते हैं। और हमेशा जैसा मैंने निवेदन किया, एक पॉजिटिव आउटलुक रखिए, क्योंकि ये डिफिकल्ट आवर्स है और इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इवन दिस विल पास अवे। जैसे आप अपने जीवन को ध्यान में दें तो जितनी डिफिकल्टीज होती है वो थोड़े समय के लिए होती है और फेवरेबल समय ज्यादा समय के लिए होता है। और आप उस समय ये भी ध्यान रखें कि आपकी जो अच्छी अच्छी उपलब्धियां हों उस पर ध्यान दें। उससे ध्यान देने पे क्या होता है कि आपको मन में एक बड़ी प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता अपने में बीमारियों को दूर करने में एक मदद करती है।
और ये भी होता है जो साइंटिफिकली देखा गया, केवल साइकोलॉजिकल नहीं, साइंटिफिकली देखा गया कि ऐसा करने से इसका एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है आई प्लीज यू। ये हमारे ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल लिबरेट होते हैं जिनको एंडोर्फिन कहते हैं। एंडोर्फिन जो है किसी भी बीमारी के हीलिंग में वो बड़ी मदद करते हैं और आपको इंक्रीज सेंस ऑफ वेल बीइंग देते हैं। अगर ये सब चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से कोरोना को हम मीट आउट करने में इफेक्टिवली सक्षम होते हैं। ये चीजें होम आइसोलेशन में होनी चाहिए। अब ध्यान रहे कि जो डॉक्टर की सलाह वो तो करते रहना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव आउटलुक तो आप ही को बनाना है। अगर ये पॉजिटिव आउटलुक बनाते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना को परास्त करने में हम काफी हद तक सक्षम होते हैं। बहुत सही बात कही आपने डॉक्टर साहब। पॉजिटिव एटीट्यूड ही लाइफ में आगे लेके जाता है, तो बीमारी से लड़ने में भी बहुत मदद करेगा। बहुत सारे मरीजों का एक सवाल रहता है कि भाई कोविड हो गया, भूख नहीं लगती, तो मैं क्या खाऊं, कि दवाइयां इतनी खानी पड़ती हैं रोज और वो भी इतने लंबे समय तक। तो थोड़ा सा ये बताइए कि किस तरीके का खान पान पे मरीज को ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न। फिर मैं कहूँगा कि जब आप प्रश्न पूछती हैं तो तमाम चीज़ों को जवाब देने में बड़ी आसानी हो जाती है। जैसे खाने के बारे में कहा, तो पेशेंट दो तरह के होते हैं। एक तो कोविड का पेशेंट जो है वो, उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड की बीमारी या और कोई क्रोनिक इलनेस नहीं है। तो ऐसे लोगों में सामान्य खाना, रोटी है, दाल है, हरी सब्जी है, सलाद है, बहुत तली भुनी चीजें नहीं, दूध है, लिक्विड में जैसे फ्रूट जूस है, इसके बाद फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल है, या फिर ये क्या नाम का नारियल का पानी है, थोड़ी सुपाच्य भोजन बराबर लेते रहना चाहिए। और एक चीज और, लाइफ को डिसिप्लिन करना चाहिए। एक समय से उठना, पूरी अच्छी नींद लेना, समय से उठना, समय से नहाना धोना, समय से ब्रेकफास्ट, समय से लंच, समय से डिनर लेना चाहिए। दिन में 2-3 बार आप चाय पिए, थोड़ा काढ़ा वगैरह 1-2 बार पिए, नींबू पानी गुनगुना करके पिए, ये सब चीजें तो लेना ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम उनमें थोड़ा होती है जो डायबिटिक होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, या थायराइड की बीमारियां होती हैं जो आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है, या हार्ट के मरीज होते हैं। इन सब में जैसे डायबिटीज के लिए डायबिटिक डाइट वो होती है, पहले से आपको बताई गई रही होती है। जैसे एक पर्टिकुलर, अगर आपने स्पेशलिस्ट की सलाह से अपने डायबिटिक डाइट को ले रहे हो तो उस हिसाब से लीजिए। डायबिटीज की दवाएं बंद नहीं करनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए। 2-3 बार आप शुगर टेस्ट करके, अगर ज़्यादा शुगर आता है तो अपने डॉक्टर की सलाह से आप इंसुलिन लेते हैं या दवाएं लेते हैं, उसको घटाना बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अपने पास चाहे शुगर, चाहे ग्लूकोज, चाहे गुड़ या मिठाई हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जाने अनजाने में शुगर जो है कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया जिसे कहते हैं। उस समय आपका शुगर नहीं भी टेस्ट है तो चाहे ग्लूकोज है, चाहे मीठा है, शक्कर है, ये जो भी मीठी चीज हो, तो उसको तुरंत ले लेना चाहिए, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया जो शुगर कम होना, ये तुरंत खतरा कर सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। शुगर बढ़ जाए तो तुरंत उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन शुगर कम हो जाए तो ये खतरा कर सकती है। तो वहां पे इतना प्रिकॉशन डायबिटीज के हिसाब से रहना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो नेचुरली ब्लड प्रेशर की दवाएं लेते रहना चाहिए। और अगर आप वहाँ पे खुद, अब तो सेल्फ मॉनिटरिंग बीपी इंस्ट्रूमेंट भी रहते हैं कायदे से, तो आपको रखना चाहिए। अगर वो देख लिया, और अपनी ऑक्सीजन जो है बराबर आप चेक करते रहें। तो डिपेंड करता है कि आपको बीमारी क्या है, उस हिसाब से आपकी डाइट होनी चाहिए। जैसे गुर्दे के मरीज हैं तो गुर्दे में कुछ चीजें, जैसे प्रोटीन का रेस्ट्रिक्शन होता है, नमक का थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है, ये सब चीजें जनरलाइज तरीके से सोचा जा सकता है। लेकिन ये बीमार मरीजों में कोरोना के अलावा जो कोमॉर्बिडिटी होती हैं, उनमें डॉक्टर की सलाह से डाइट लेना चाहिए। लेकिन जो भी लें वो सुपाच्य होना चाहिए,
और एडिक्वेट वाटर एंड लिक्विड होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रहे। तो जीआई सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जितना ही आपका ठीक रहेगा उतना ही चीजों को मीट आउट करने में आसानी रहेगी। ठीक डॉक्टर साहब, तो बेसिकली दिन का एक परफेक्ट शेड्यूल होना चाहिए जो एक मरीज को फॉलो करना चाहिए, और अच्छा खाना। अभी आपने जी पहले ये भी बताया कि योगा या एक्सरसाइज करना भी जरूरी है एक पेशेंट के लिए। हाँ, तो यस। किस तरीके की एक्सरसाइजेस एक मरीज अगर होम आइसोलेशन में है तो वो कर सकता है? देखें, प्राय हमें प्रिज्यूम करते हैं या हम सब लोगों को कुछ न कुछ योगासन प्राणायाम हमेशा करते रहना चाहिए। अगर उसकी हमें शुरू से उसका अभ्यास है तो बहुत विग्रस्त तो नहीं, लेकिन उनको हल्के रूप में करते रहना चाहिए। जैसे प्राणायाम है, प्राणायाम करते रहना चाहिए। कपालभाति है, उसको करते रहना चाहिए। या अनुलोम विलोम है, उसको करते रहना चाहिए। कुछ जोड़ों की जो एक्सरसाइज होती है उसको करते रहना चाहिए। या मान लीजिए आपको सपोज कीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया है घुटनों की, तो उसकी भी एक्सरसाइज होती है, वो करते रहना चाहिए। या आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसकी एक्सरसाइज आप पहले से करते रहे होंगे, उसको करते रहिए। या फिर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन की हड्डियां बढ़ी हुई हैं, तो उसकी भी जो एक्सरसाइज होती है आसान होती है, ये करते रहना चाहिए। तो जो पहले से आपकी एक्सरसाइजेस चल रही हैं, बिगरसली तो नहीं, लेकिन उनके हिसाब से आपको करते रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी एक्सरसाइज करते समय अगर आपकी सांस फूलने लगती है तो इसको कम कर देना चाहिए। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका ऑक्सीजन का लेवल कम तो नहीं हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि 92-93 के नीचे आ रहा है, कंसिस्टेंटली घट रहा है, तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन लेना चाहिए, वहां पे अगर सुविधा हो तो ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन आदि लेना चाहिए। और नहीं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके और आप जो है कोविड सेंटर में भर्ती हो जाइए। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे बोला आपने कि कई बार मरीजों को सांस लेने में भी दिक्कत है। आजकल मरीज क्या कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा पैनिक क्रिएट कर देते हैं, या तो सिलेंडर अपने घर पे रख रहे हैं, उससे तो शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो रही है आसपास, मतलब जरूरत नहीं है तो भी रख रहे हैं। क्या हर मरीज को एक सिलेंडर घर पे रखने की आवश्यकता है इस वक्त? नहीं, देखिए, रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतना पहले से जरूर उसको सोचे रहना चाहिए कि किसी को भी कभी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर वो डॉक्टर के कथनानुसार अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रखवा सकता है, मतलब जब जरूरत पड़े वो इजिली अवेलेबल होने चाहिए, वो इजी रीच में रहनी चाहिए। बेहतर है अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट। और नहीं, जिस तरह से इस समय लोग पैनिकी हो रहे हैं, सिलेंडर की होर्डिंग कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि जैसा अखबारों में पढ़ने में आता है कि इतने इतने सिलेंडर लोगों के यहाँ से छापे मार करके निकाले गए, ये प्रवृत्ति गलत है। आपको अपने को ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि आप जो है समाज के एक हिस्से हैं। और इतना जरूर पहले से किया रहना चाहिए कि हमें ऑक्सीजन मिल सके, उसके लिए पहले से व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए। हमको यहाँ मिल जाएगा, इस समय मिल जाएगा, इतनी देर में मिल जाएगा, ये तो है। लेकिन सिलेंडर होर्डिंग करना ये बिल्कुल गलत है। ये आप हो सकता है आप होर्डिंग करें, आपको जरूरत भी नहीं पड़े, लेकिन एक जरूरतमंद को जरूरत वो वो जरूरत है, तो पता चला आप जो है चोरी से रखे हैं, आप उसको लोगों को बता भी नहीं सकते, वो बेकार चला जाएगा। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना ध्यान रखना है, लेकिन दूसरों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। और ये ऑक्सीजन हम अगर 93, 94 या 95, प्रेफरेबली 95 के ऊपर अगर मेंटेन कर ले जाएंगे तो प्राय कोरोना ठीक हो जाता है। हाँ, एक चीज और ध्यान देना चाहिए कि अभी आपने पूछा
तो एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे 9 दिन तक प्राय देखा गया है 9 दिन तक एक कोरोना आउट हो जाता है, लेकिन उसने जब हमारे शरीर को छोड़ा, चाहे मर गया चाहे निकल गया, जो भी हुआ, उसने कुछ ना कुछ नुकसान हमारे शरीर में वो कर देता है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, श्वसन तंत्र की जो नलियां हैं, उनकी म्यूकोसा है, उनकी जो झिल्लियां हैं, उसमें कहीं कहीं इन्फ्लेमेशन कर देता है। मान लीजिए वो कभी हमारे हार्ट को प्रभावित कर देता है, हमारे गुर्दे को प्रभावित कर सकता है, हमारे पेशाब की थैली को प्रभावित कर सकता है, यूटीआई के लिए वो एक व्यवस्था कर सकता है, परिस्थितियां ला सकता है जिसमें यूटीआई हो जाए, आदि आदि हो सकता है। तो 9 दिन के बाद अगर कुछ इस तरह से लक्षण होते हैं तो ये होना चाहिए कि उनको नॉन कोविड की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे पहले से किसी को सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, दमे की शिकायत है, तो जरूरी नहीं है कि वो 15-20 दिन 25 दिन तक अगर उसको सांस की शिकायत है सब कोरोना की वजह से, कोरोना ने ट्रिगर किया, लेकिन उनको जैसे सामान्य बीमारियां होती हैं उन उस हिसाब से उसको ट्रीट करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये 15 दिन 20 दिन महीने भर तक कि कोविड ही सब कुछ कर रहा है। कोविड ने थोड़ा नुकसान कर दिया, जैसे मान लीजिए कोई रोड है, रोड पे किसी ट्रक की वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ, रोड टूट गई, कहीं गड़बड़ हो गया, तो ट्रक तो चला गया, लेकिन अगर उसको हम ठीक से रिपेयर नहीं किए तो वहां एक्सीडेंट होंगे। ठीक इसी तरह से कोविड ने कुछ न कुछ कहीं कहीं कुछ नुकसान करता है, तो उसका हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, और वो ट्रीटमेंट करने से आगे की जो दिक्कतें होती हैं वो बच जाती हैं। इसलिए हमें 9 दिन के बाद भी सावधान रहना चाहिए और नॉन कोविड जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। और कुछ प्रश्न पूछे तो फिर हम कुछ और आगे बताएं। नहीं, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना इतना कीमती समय दिया एंड कोविड के बारे में सारी जरूरी जानकारी जो एक मरीज को चाहिए होम आइसोलेशन के लिए आपने बताई कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा खाना पीना होना चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप जैसे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी कोविड मरीजों की सेवा करने में दिन रात जुटे हुए। धन्यवाद। नमस्ते।